के शो में। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सदारती रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। मुनहरिफ पीटीआई अरकान का मुस्तकबिल क्या? जिस तरीके से तहरीके इंसाफ की और इमरान खान की जो हुकूमत है, जितने बड़े माफियाज के खिलाफ हमने और इमरान खान ने कदम लिए, हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ साजिशें होंगी। हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ पर इतने बड़े जो डाकू हैं उनको रूट आउट करना, उनको उखाड़ना एक चैलेंज है। असेंबली की जंग सड़कों पर क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। जो आइनी कानूनी मामलात इस नो कॉन्फिडेंस मूव के साथ उठे हैं, इस पर कुछ अहम सवालात जिसका प्रोग्राम से आगाज़ करते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए ये फरमाइएगा कि ये जो मामला 63A का है, आज की समात और आज की ऑब्जर्वेशन के हवाले से, जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशन और दीगर, आपने कानून के तनाजुर में से देखा कैसे, पहले ये फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। देखिए, पहली तो बात है कि ऑब्जर्वेशन है, अभी कोई हतमी फैसला तो आया नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्योंकि अब वो भी इतने सीनियर जज की ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो उस पर नेचुरली उसको लोग अकला है, उनको कंसिडर तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात कही है कि कलेक्टिव ये जो एक नो कॉन्फिडेंस के लिए जो पार्टी वोट जो होता है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये वोट कलेक्टिव काउंट होता है। तो मतलब कि वो इंडिविजुअल का वोट नहीं होता। ये बड़ी एक बात है, लेकिन आप देखिए, आपको इसको तनाजुर में देखना पड़ेगा कि 3-4 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर आर्टिकल 95 नेचुरली जिसके अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के प्रोविजन दिया हुआ है। और ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फरमाया था, ये आर्टिकल 95(2) जो है, सब क्लॉज 2 उसके रोमन 2 उसके तनाजुर में उन्होंने बात की है, ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट में। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 66 भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उसकी प्रोसीडिंग विद इन द पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी चैलेंज बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसके अंदर उसमें वोट ऑफ मेंबर का भी होता है, उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, नेचुरली सब्जेक्ट टू आर्टिकल 95 प्रोविजन होगी। आर्टिकल 95 क्लियरली कहता है कि जो अगर एक आदमी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपनी पार्टी के खिलाफ दिया, उसके बाद प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। उसके अंदर उसको शो कॉज नोटिस होता है, फिर उसकी प्रोसीडिंग्स होती हैं इलेक्शन कमीशन में, और जो हतमी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को करना होता है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर देखनी होंगी आर्टिकल 63A के तहत, ये जो सारी प्रोसीडिंग्स होंगी। सही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोट देने का हक तो नहीं छीनता आइन किसी भी मेंबर से। वोट देने का हक तो है, प्रोएक्टिवली नहीं रोका जा सकता, किसी तरह भी उसको वोट देने से नहीं रोका जा सकता। और जी देखिए, वोट देने का हक नहीं छीनता, नेचुरली मेंबर का काम होता है वोट देना। नेचुरली वोट एक्ट बिल्स के ऊपर ये सारी जो उनकी प्रिविलेजेस होते हैं, सारी वो चीजें होती हैं। लेकिन देखिए, 2-3 चीजें आपको मद्देनजर रखना होगा। हम लोग मेन जो चीज है, जो कोर्ट भी देखेगी कि जमहूरियत क्या कहती है। देखिए, आइन के मुताबिक अब यहाँ आप देखिए, कुछ मुनहरिफ मेंबरान जो है वो टीवी पे आप ही लोगों के चैनल से दिखाया, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बात की कि जी हम एक मेंबर ने बात की कि जी मैं तो टिकट लूंगा एक पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये तो क्लियरली फ्लोर क्रॉसिंग हो गई है, डिफेक्शन हो चुकी है, इवन बिफोर वोट कास्ट हुआ है। तो इस पे क्या होगा, क्या आया इस सिचुएशन में उसको वोट देने का हक है? इस तनाजुर पे भी जस्टिस मुनीब अख्तर की जो ऑब्जर्वेशन है, बड़ी पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। उसके ऊपर देखना पड़ेगा, अगर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कैसे उस आदमी का वोट काउंट होगा जो पहले ही बता चुका है कि वो वोट करने जा रहा है पार्टी के खिलाफ, और वो एक जगह उन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया कि जी, ताकि वो वोट डाल सके। तो ये भी देखना होगा कि अगर डिफेक्शन को रोकना है, और डेमोक्रेसी के हक में होता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है, उसको 5 साल का मैंडेट मिला है। नेचुरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना भी एक आइन की रिक्वायरमेंट है। आइन के अंदर उसका प्रोविजन है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ये चीजें मौजूद हैं तो, लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना है या डिफेक्शन को रोकना है किसी भी बुनियाद पे, चाहे वो करप्शन के जरिए हो या कोई भी हो, कि जी उस पार्टी को कह रहा है, वो इनहराफ कर दिया कि जी मैं अपनी पार्टी पॉलिसी से एग्री नहीं करता,
तो आया उस मेंबर पे लाजिम है कि वो पहले वो इस्तीफा दे और फिर जाके इलेक्शन लड़े या नहीं, या फिर वो पहले वो इनहराफ कर दे किसी भी वजह से और फिर वोट डाल के डिस्क्वालीफाई हो जाए। और डिस्क्वालिफिकेशन को भी देखना होगा, आया ये वो सिर्फ सीट से जाएगा, अपनी सीट खोएगा, या फिर वो अब जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो ताहयात होगी। तो ये सब चीजें हैं जिसका और इसमें ये भी हो सकता है, मैं एक चीज बस आपसे वजाहत और चाहूंगा किसी के बारे में, क्या इसमें आबिद साहब ये भी हो सकता है कि उसका वोट ही काउंट ना हो? ये भी प्रोविजन है जैसे आपने कहा कि डी सीट होगा, और ये अमल कितने टाइम में होगा? ये फौरी हो जाएगा, इंस्टेंटली होगा, या ये रेफरेंस जाएगा इलेक्शन कमीशन को तो, और उसको मौका भी मिलेगा कि वो हियरिंग उससे पूछा जाएगा कि आपने ये किया था, तो उसको भी मौका मिलेगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके जो मेंबर है उसको? देखिए अब ये जो सब चीजें मौका जो दिया जाता है, नेची आपने बड़ी सही बात कही कि जब वो पार्टी हेड जो है वो कह देगा कि इस आदमी ने डिफेक्ट कर लिया, तो पहले वो शो कॉज देगा, उसको शो कॉज देगा, उस पर उसकी सुनवाई होगी, उसको मौका दिया जाएगा उस मेंबर को कि जी आके अपने एक्सप्लेन करे कि आपने डिफेक्शन की है नहीं की। उसके बाद वो सारी प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 63A के तहत दी हुई है। लेकिन देखिए जो बात यहाँ हो रही है कि कुछ मेंबरान है कि वो जाके मिल गए हैं दूसरी पार्टी से और वो खुल्लम खुला मिल गए, क्या उनका वोट इस सिचुएशन में काउंट हो सकता है? नहीं। लेकिन ये भी एक सवाल है कि कौन वोट काउंट करेगा या नहीं। नेची स्पीकर का काम है वो वोट काउंट करता है, लेकिन क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है आईनी तौर पे या रूल्स के तहत कि वो किसी वोट को आदमी को वोट डालने ना दे या उसका वोट काउंट ना करे? ये एक और आईनी मसला है। सही। और लास्ट ही मुझे बताइएगा आबिद साहब, क्या जो स्पीकर ने सेशन नहीं बुलाया रेजोल्यूशन आने के 14 दिन के अंदर, तो क्या ये भी आइन से इनहराफ हुआ है? और इस पर भी क्योंकि आर्टिकल 6 की बात कोई कह रहा है, या स्पीकर को ये प्रोटेक्शन हासिल होता है कि वो कर सकता है असेंबली के इजलास को तवील कर सकता है, आगे बुला सकता है? देखिए आर्टिकल स्पीकर एक बहुत मौजूद एक ओहदा होता है, आईनी ओहदा होता है, और स्पीकर जो होता है उसको सारी प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस हैं। आर्टिकल 6 जो है बड़ा सख्त होता है, और आर्टिकल 6 का मतलब होता है आपने बगावत की है आइन से। देखिए इसके अंदर 14 आर्टिकल 54(3) कहता है कि 14 दिन में ही हैज टू कॉल द रिक्विजिशन हो गई, इसमें 14 दिन के अंदर कॉल करना है। लेकिन इसके साथ आर्टिकल 254 भी है। आर्टिकल 254 क्लियरली कहता है कि अगर कोई पीरियड दिया हुआ है उसकी, अगर उसके अंदर वो काम नहीं होता जो आइन कहता है, तो वो चीज इनवैलिड नहीं होगी। और लेकिन उसके अंदर जजमेंट्स हैं कुछ कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट खासतौर पर एक जजमेंट है जिसके अंदर मौजूद अदालत ने कहा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक टाइम दिया, अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले नहीं कर सकता, और अगर इस बात पे डिले होगा तो एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आया वो क्यों नहीं बुला सका सेशन विद इन द पीरियड जो था 14 दिन का। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन उसकी मेलाफाइड आपको दिखानी पड़ेगी, और ये जाके इस तरह से होगा। लेकिन नेचुरली प्रिविलेजेस है, प्रोटेक्टेड है, प्रोसीडिंग्स विद इन द पार्लियामेंट। सही, बहुत शुक्रिया आबिद साहब ने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इस्लामाबाद आपको स्टूडियो लेके चलते हैं नाज़रीन। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स को नुमाइंदगी करेंगे, सीनियर रहनुमा MNA हैं। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून से साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली भी साथ होंगे। मंदोखेल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज आपने बतौर वकील भी, और पहले बताइएगा किस तरह आज की समाअत को देखा है, और आप लोग कितने होपफुल हैं कि ये मामला मजीद डिले नहीं होगा, जल्दी होगा ये इजलास, वोटिंग जल्दी होगी, और इस पर जो भी आपको लगता है आपकी फतह होगी? कितने पुरुमीद हैं आज के इस समाअत के बाद? वो पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि अपोजिशन को सिर्फ 10 वोटों की ज़रूरत है जी, और यहाँ PTI अपने 14 अरकान को शोकाज दे चुकी है बगावत का, तो आप 14 तो ये माइनस करें। अभी MQM की मैं बात नहीं करूँगा, काफली की नहीं करूँगा, बाप पार्टी की नहीं करूँ, जिनके पास 17 वोट है, और लगभग कुछ 40 के करीब इनके लोग हैं जो अपोजिशन से राब्ते में हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देना चाहते हैं। पहली बात हुई, मैं उस जानवर का नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं जिसकी मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं। इन्हें सबसे पहले तो ये जो ऑर्डिनेंस, ये जो रेफरेंस लाया सदारती रेफरेंस, इसकी तशरीह के लिए, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा भी हूँ, लीगल टीम का पीपल्स पार्टी का, और अपोजिशन के तमाम बिलावल भुट्टो साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, लतीफ़ कोसा साहब, फारूक नाइक, ये सारे मौजूद थे। वहाँ पे अटार्नी जनरल ने आर्टिकल 54 सब क्लास 4 की बाकायदा उन्हें तफसील बताया। जब वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आप ये पढ़ के सुना है, उन्होंने कहा डिसक्वालीफाई नहीं होता है। तो पहली बात तो ये कि इनका रेफरेंस का पहला झटका तो ये है कि खुद अटार्नी जनरल ने कोर्ट के सामने कहा कि वो डिसक्वालीफाई नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जो रूल्स है, तरीका है, वो ये है
कि सबसे पहले अभी जो मोहतरम हाबिद जुबैरी साहब बात कर रहे थे, हमारे मोहतरम साबिक सदर हैं हमारे हाई कोर्ट के सिंध के, वो बता रहे थे कि टीवी टॉक शो में ने बात की है, जबकि 63A4 का दोबारा उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो शख्स, जो मेंबर असेंबली पार्टी दूसरी पार्टी ज्वाइन करे या अगेंस्ट वोट डाल दे, उसका ये होगा कि बाकायदा पार्टी सरबरा स्पीकर को खत लिखेगा, स्पीकर जो है ना रेफरेंस बना के और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजेगा और फिर पार्टी सरबरा उसको शोकाज देगा। उसको अगर मुतमईन नहीं किया तो आगे ये केस चलेगा। टाइम लिमिट कोई नहीं उसके अंदर के साल है, 2 साल है, 10 साल होगा। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई जो आज उन्होंने जोर भी लगा ली है, हुकूमती वकला ने, अटॉर्नी जनरल समेत के कोर्ट ने इनको कहा कि जो भी बागी अरकान है उनको वोट से आप नहीं रोक सकते, और बल्कि रोकना तो दूर की बात है, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि हर मेंबर को असम्बली तक रिसाई होगी और वोट आज़ादाना इस्तेमाल करने का हक हासिल होगा, ये यकीन दिया नहीं कि उसके बाद इस रेफरेंस की क्या रह जाएगी, एहसियत आप इसे अंदाज़ा लगा ले। अब सवाल ये है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो पिटिशन दाखिल की है, जिसकी आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को नोटिस भी मिले थे, तो इस हवाले से स्पीकर को बाकायदा ऑब्जर्वेशन में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि स्पीकर मजीद अपना वो नहीं डिले नहीं कर सकते है इसमें। फिर जो अभी जुबैरी साहब ने फरमाया कि आर्टिकल 254 के तहत उसको तारीख को रद्द बदल की उसको इख्तियार है, लेकिन ये भी जहन में रख ले कि आर्टिकल 54 सब क्लास 3 के तहत स्पीकर किसी भी जगह पे, कौमी असम्बली का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, किसी भी जगह पे स्पीकर असम्बली का इजलास बुला सकता है 14 दिन के अंदर, और 14 दिन आज पूरे हो गए। सबसे पहले तो ये वायलेशन की है। अब अगर मैं उस क्लास की बात करूं 254 के जो आबिद जुबैरी साहब ने जिक्र किया, उसमें भी ये नहीं लिखा है, बल्कि खुद आबिद जुबैरी साहब ने फरमाया कि उन्होंने बाकायदा सॉलिड रीजन देना पड़ेगा। अब सॉलिड रीजन क्या है बकौल हुकूमती वकला की कि भाई चूंकि OIC की मीटिंग हो रही है, तो भाई OIC की मीटिंग हो रही है तो आपने 14 दिन जाए क्यों किए? आप पहले ही 2-3 दिन में बुला लेते और आखिरी दिन भी, यानी आज भी बुला सकते थे, कन्वोकेशन हॉल में भी बुला सकते थे। आर्टिकल 254 में इस वक्त पढ़ रहा था सामने, शो से पहले भी देख रहा था, तो कुछ वकला की राय ये थी कि शायद इससे प्रोटेक्शन हासिल है स्पीकर को। इसमें ये लिखा था कुछ की है कि ऐसा नहीं है। व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन within a particular period and it is not done within that period, the doing of the act or thing shall not be invalid or otherwise ineffective by reason only that it was not done within that period। तो ये जो भाई उर्दू में बताया था कि लोग भी समझ लेते हैं, स्पीकर को प्रोटेक्शन हासिल है। मंदोखिल साहब नहीं, स्पीकर को हासिल है, मगर स्पीकर को जो पिछले 14 दिन 13 दिन से वो क्या कर रहा था, OIC का इजलास तो कल और परसों है, तो आज यानी कल जो गुजर गए यस्टरडे उन्हें जो क्यों ये डिसीजन दिए, ये पिछले 13 दिन क्यों कर रहा था? पहला सॉलिड रीजन तो मैं नहीं कह सकता हूं। दूसरी बात है कि उस आर्टिकल 54(3) में ये लिखा हुआ है कि स्पीकर किसी भी जगह पे किसी भी दिन 14 दिन के अंदर इजलास बुला सकता है। तो किसी दिन आपने पिछले 13 दिन क्यों जाया कर दिए? आपकी नियत में फतूर है, आपके इसकी असेंबली के अंदर जो आपके अरकात है, स्पीकर ने जब ये कहा कि सुन बिल्कुल, जब स्पीकर ने यह कहा, मोहतरम शेख साहब बैठे हुए आपको कंफर्म करेंगे, और आप मीडिया ने इस चीज को नशर किया, स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन का अदम एतमाद लाना आलमी साजिश है। क्या ऐसे शख्स को आप स्पीकर मानने को तैयार है? क्या ऐसे शख्स को आप गैर जानिबदार कह सकते हो? क्या ऐसे शख्स को आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस कह सकते हो, जो हमें तो ताड़ते थे, हमें तो दबाते थे, हमें तो स्पीच देते नहीं थे, मुझे तो एक दिन के लिए मुअत्तल भी किए? आप ये बताओ कि ऐसे शख्स तो आई शकनी के मुतरादिफ है कि नहीं है? ये सारी इनकी हरकत से पता चले। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन लाया और खुद सदारती रेफरेंस आ गया है, इनके हाथ बांधे गए स्पीकर के। आप स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। आज की रिजर्वेशन के बाद चीफ जस्टिस ने बोला कि डिले नहीं होना चाहिए। सवाल को कैसर शेख साहब मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूंगा, लेकिन मैं आज मरीम नवाज साहब की आज एक टॉक हुई, उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन कैसर शेख साहब उन्होंने एक बात ये की कि क्योंकि इमरान खान साहब ने डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया तो इस वक्त जो है इसका असर हुआ, इम्पैक्ट आया। आपकी गवर्नमेंट ये आपकी जो ओपोजिशन है वो कह रही है कि इन्होंने महंगाई बहुत बढ़ा दी, लेकिन ये बताएं कैसे शेख साहब कि आप लोग क्या महंगाई कम कर सकेंगे? आपको तो पता है कैसे शेख साहब के इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ प्राइसेस हैं क्या नहीं है। आपकी हुकूमत आ भी जाती है, बिलफर्ज ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो कैसा शेख साहब आप तो माशी उमूर बेहतर समझते हैं, ग्रिप रखते हैं, मुझे बताएं क्या आप रिलीफ देंगे अवाम को फौरी तौर पर?
अफान बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए इस वक्त मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। देखिए ना, हमने जब छोड़ा ना, आपको अच्छी तरह पता है कि उस वक्त डॉलर का रेट 120 रुपये था। हमने उसको मेंटेन रखा हुआ था। पहले इसाक डार साहब के वक्त में 105 तक था, फिर मिफ्ता इस्माइल आए तो 120 तक को ले गए। अब आज 181 से ऊपर चला गया डॉलर का रेट। तो जो महंगाई हुई है ना, ये नहीं कि कैसे रोक सकेंगे, आखिर हमने डॉलर को रोके रखा ना। डॉलर का वजह क्या है कि जब बाहर से पैसा आता है ना, इन्होंने ये नैब का मामला और इन्होंने जो लोगों को डर खौफ पैदा किया, शुरू से पकड़ धकड़ की तरफ रहे, हर एक को चोर डाकू कहा। इन्होंने कहा जी हम साफ़ सुथरे आदमी हैं और हम साफ़ सुथरा काम कर देंगे। अब हुआ कि किसी का यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ऊपर तवज्जो ही नहीं रही, कोई दिलचस्पी नहीं रही, लोग अपना पैसा लेके बाहर चले गए। ब्रेक के बाद ले लूं और एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। कैसे शेख साहब जो बात कह रहे हैं बड़ी है और बड़ा अहम सवाल है कि अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, पीपल्स पार्टी से भी पूछेंगे, तो फिर ये क्या आवाम को रिलीफ देंगे? वाकई में क्या पेट्रोल डीजल कम कर देंगे? क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी में? ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन बड़े अहम सवालात हम उठा रहे हैं। कानूनी और आईनी पेचीदगियां, आगे मामला किस तरह बढ़ेंगे, इस पर बात हो रही थी। हम सब जानते हैं नाज़रीन, माशी उमूर भी बड़े अहम हैं, क्योंकि एक वजह इस हुकूमत को भेजने की या फिर एक वजह इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की, वो यही है कि हुकूमत की माशी कारकर्दगी सिफर रही है। कहा गया जी महंगाई में इजाफा हुआ, डॉलर में इजाफा हुआ, हर तरफ हमने देखा कि इस पर तबाही सा सूरत हाल नजर आई। लेकिन इस सूरत हाल में हम सब जानते हैं कि 2019 में हफीज शेख साहब IMF के साथ एक मुआहदा करके गए थे। अब जो नई गवर्नमेंट आती है, मिसाल के तौर पे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती भी है तो उस मुआहदे की पासदारी करनी होगी। अगर नहीं करें तो फिर दूसरे ममालिक से यानी बैरून ममालिक इमदाद लेनी पड़ेगी, लोन्स लेने पड़ेंगे, कोई इस मुल्क सपोर्ट करेगा। कि अपोजिशन ने किसी मुल्क से बात की हुई है, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका, कि वो पैसे फराम करेगा मुल्क चलाने के, ये जो रिजर्व्स को सपोर्ट देने के नहीं है। ये सवाल कैसा शेख साहब आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि क्या कोई ऑल्टरनेट प्लान है? क्योंकि 19 का मुआहदा आ रहा IMF के साथ, या तो उस मुआहदे पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई ऑल्टरनेट सोचा हुआ है आप लोगों ने, और अगर अमल करेंगे तो फिर तो महंगाई वैसी की वैसी होगी जैसे हो रही थी। फर्क क्या पड़ेगा आपके आने से? उफान, हमारे पास बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे हैं, हमारी हुकूमत के पास तजर्बा है। और IMF के साथ देखिए हमारे दौर में भी समझौता हुआ था, लेकिन 30 महीने हमने उस समझौते को, उस पर अमल किया, उसको चलाया। आज ये हाल है कि 1 महीना पहले समझौता हुआ है और उसमें ये कहा गया कि पेट्रोलियम लेवी के बारे में कहा गया और इन्होंने नई एमनेस्टी स्कीम दे दी। अब किसी को इन पे भरोसा नहीं रहा। देखिए बाहर से हुआ क्या, आप डॉलर देखिए 105 रुपये इसाक डार साहब के दौर में था, 120 रुपये मिफ्ता इस्माइल छोड़ के गए, आज 181 हो गया। मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है और महंगाई जो है वो डॉलर की वजह से। अच्छा हुआ क्या कि इन्होंने बंदे बंदे को चोर डाकू कहा, किसी को बाहर की इन्वेस्टमेंट, नैब को लोग डर रहे हैं बाहर वाले कि भाई अगर कोई नैब नहीं हमें पूछना है तो हम यहाँ आके पैसा लगाएंगे क्यों। आप अंदाज़ा कर लीजिए मुझे कि इंडिया में कोविड हमसे बहुत ज़्यादा आया। आसान सी बात मैं आपको कहूँ, इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क है, रीजनल कंट्री है, उसमें पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। हमारे यहाँ 1.8 आई है पिछले साल और इस साल और कम आएगी। 1.8 बिलियन भी नहीं आएगी अगर कोविड हमारे कम आया। आपके साथ गुफ्तगू प्रोग्राम्स कर चुके हैं और हमने अक्सर बात भी की है, लेकिन आज सवाल आपके प्लान्स के ऊपर है कि आपके प्लान्स क्या हैं। मैं आपको उधर ला रहा था, मैं उधर ला रहा था कि हम ऐसा माहौल, आपकी जो हुकूमत होगी मखलूत हो गया के जाते हैं, तो मखलूत में तो कोई वजीर खजाना होगा, तो कोई दूसरी पार्टी का वजीर खारजा होगा, एक पार्टी का जो है इस वक्त वजीर दाखिला होगा। तो अगर आती है हुकूमत, बिलफर्ज कामयाब होते हैं, तो फिर इसमें तो मामला तो और मुश्किल नहीं हो जाता है आपके लिए चलाना, कि एक जमात भी नहीं होगी, मुख्तलिफ जमातों की मखलूत हुकूमत अगर कामयाब होते हैं तो होगी, तो फिर और मुश्किल हो जाएगा मामला। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल होगी, एक मुश्किल मामला है, लेकिन क्योंकि मुल्क का मफाद सबके सामने है, मेरा ख्याल में कि सबको ये अंदाज़ा है कि ये अब मरला ये है कि हमें चार्टर ऑफ इकानमी का, जो पहले दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा, दोनों ने मिल के कहा कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। हम सबको मिल के सर जोड़ना पड़ेगा। और अगर अभी हम यही करते रहे, एक दूसरे इख्तिलाफ करते रहे, देखिए ना नेशनलाइज यूनिट्स हैं, उनमें पाकिस्तान का 5-6 हज़ार अरब रुपए लगा हुआ है, लेकिन हर साल उसमें 600-700 अरब घाटा होता है।
अब आप बताइए कि इससे क्या होगा, वो फैसला करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हर पार्टी की पॉलिसी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। और अगर हम समझे नहीं ना, अभी भी अगर नहीं समझे, देखिए मुल्क हमारा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारे पास इस वक्त रिजर्व जो हैं वो 2 महीने की इंपोर्ट के बराबर है, 15 अरब डॉलर रह गए हैं। 2 महीने की इंपोर्ट का मतलब ये है कि ऑलरेडी टेक्निकल उसको डिफॉल्ट समझा जाता है। उसके अलावा ये जो हमारी सर्कुलर डेट है, अगर इजाजत दें 12-14 जहांगीर साहब का मौक़िफ़ भी हम शामिल करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं और आज वज़ीर साहब की जो मुलाकात हुई है कुछ MNS से, उसमें शामिल थे। आफ्ताब जहांगीर साहब, मुलाकात का कुछ अहवाल अगर बता सकें, और क्या कॉन्फिडेंट है वज़ीर साहब आज की समाअत को आप लोग किस तरह देख रहे हैं जो अदालत में हुई, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? ये पूछो, घबराए हुए तो नहीं थे वज़ीर आज़म साहब से? सैफान खान ये भी पूछे सवाल। आफ्ताब साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब। सुफियान के आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और कैसर साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। कल रात को इनका पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी अच्छी दावत थी, हमने बड़ी मिस की, दूर से देखते रहे। मैं आपको अलग आफ्ताब भाई, आप मेरे दोस्त हैं और भाई हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। और किसी वक्त मेरे साथ इंडिविजुअल बैठे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत भी करें, बातचीत भी करें और दावत खाना भी खाएं, तस्वीर भी खींचें। मुझे आफ्ताब भाई से मुझे मिलने में कोई एतराज। लेकिन आफ्ताब साहब आज की मुलाकात में कुछ MNS कराची के, आफ्ताब साहब आज की मुलाकात में आफ्ताब जहांगीर साहब कुछ MNS एक दो नहीं थे ना कराची के? दिलशाद साहब से हम सीखने की कोशिश करते हैं, उनको भी मेरा सलाम। देखिए जी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। सफियान, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद हो सकता है कि थोड़ी सी मायूसी नजर आए, लेकिन मैं उनसे मिलने के बाद और ज्यादा पॉजिटिव हुआ। और मुझे, हाँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात थी जिसके अंदर तकरीबन तमाम कराची के जो MNS थे वो शरीक थे। तकरीबन तमाम जो थे, इसका पहले बता दें बाकी क्यों नहीं थे? 2 MNS कहा जा रहा है जो नहीं थे। आफ्ताब साहब, ये क्यों नहीं थे? अच्छा देखिए, जहाँ तक आप 2 MNS की बात कर रहे हैं, उसमें एक नजीब भाई है, नजीब हारून साहब। वो नॉर्मली बहुत कम ही होते हैं, वो अकेले में मिलना पसंद करते हैं और वो अकेले मिलते हैं, और वो अकेला ही मिलते हैं। जब भी कभी मुलाकात का वो कहते हैं, अच्छा, क्योंकि अब उनका कद थोड़ा सा बढ़ गया है, वो इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन भी हो गए हैं, समझे ना, और कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और वो सीनियर तरीन रुकन है। वो कहते हैं कि मैं अकेला मिलना पसंद करता हूँ। तो ये वजह है। आमिर लियाकत का आपको पता है कि आमिर लियाकत साहब शायद नहीं आ सके, हो सकता है कल हो परसों हो, लेकिन उन्होंने भी मतलब ये कि हमें हमारे साथ हैं। हमारे पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई है। तो भारत, ये एक अलग चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि हम सारे जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटैक्ट हैं। प्राइम मिनिस्टर को के साथ हमारी अपनी जो वफादारी है पार्टी के साथ, उसके साथ हम बरकरार हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। सर, आपकी पार्टी यहाँ पे IG ऑफिस के सामने एहतजाज कर रही है कि कुछ कारकुनान गिरफ्तार हो गए। ये मामला क्या है कराची शहर में जो यहाँ पे आप लोग पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं सत्यान एक बात करता हूँ कि जब जाहिर बात है कि किसी ने कोई एहतजाज किया कहीं पर किसी फ्लैट के सामने दूर, और उस पर जो है वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, समझे ना, वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। देखिए, एहतजाज तो अक्सर होता रहता है। वर्कर तो इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार हुए थे ना सर, पुलिस ने इस्लामाबाद के भी गिरफ्तार किया था। उससे पहले जी इस्लामाबाद ने भी किया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज करना भी हक है, लेकिन एहतजाज की हद तक रखना चाहिए। उसके अंदर शाइस्तगी को बरकरार रखना चाहिए। आपने बात की कि आपको लगा कि प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट है। कादिर मंदोखेल साहब, आप बोलना चाह रहे थे उस वक्त के क्या घबराए हुए थे, तो वो आपको जवाब मिला। वो कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट हैं और सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंट हैं। ये समझ रहे थे शायद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, लेकिन वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है और ये भी पॉजिटिव होगा उनसे मिलने के बाद। मंदोखेल साहब, देखिए, मैं तो आफ्ताब जहांगीर साहब की बात से बड़ा मुतमईन हूँ। उनका आने वाले दिन जमहूरियत को मजबूत करेंगे, और जमहूरियत को मजबूत करने का यही तरीका है कि हम आर्टिकल 54 के ऊपर अमल करें। और आर्टिकल 54 ये है कि आज लास्ट दिन था उनको इसम्बली के इजलास बुलाने का, जो कि नहीं बुलाया 25 के। चलो खैर, एक अल्लाह खैर सल्लाह। और वोटिंग का लास्ट डेट है 28 तारीख। तो मैं उम्मीद करता हूँ जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कि वो 28 तारीख को वोटिंग का दिन रखेंगे। और वोटिंग के दिन अगर इनके मेम्बरान ज़्यादा है या कराची के मेम्बरान ज़्यादा है,
तो कोई मसला नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाएगा। मगर जो 14 लोगों को उनने शोकाज दिए है, तो हमें तो 10 की जरूरत है, 14 तो ये हो गए, बल्कि मैं तो 40 से ज्यादा है। और इत्यादि जो 17 वोट है वो उससे अलग है। कोई बात नहीं, जमहूरियत को मजबूत का ये भी तरीका है कि अगर